जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपका ये वीडियो आया है, ये बायोलॉजी का पेपर कक्षा 12 के लिए है, जो 2025 में इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। उन छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचे हैं अब आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में। तो अब आप अनुसार पेपर तैयार करें, और ये अग्रवाल का अनुसार है, इसको आप काफ़ी फेमस है, ये अनुसार पेपर है। तो इसी से आपको ये कुछ वीडियो बनाए गए हैं आपके लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जानते हैं कि ये पूर्णांक आपका ये 70 नंबर का होता है। ये 70 नंबर पूर्णांक है। 3.25 घंटे आपको दिए जा रहे हैं। और देखिए, पहले आपको जितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं उसको आपको बता दिया जाए। तो पहला आपको दिया गया है कि विद्यार्थी, देखिए आप जो आपको नोट दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन में, सूचना में दिए गए हैं कि अभ्यर्थी को 3 घंटे में पूर्ण करना होगा। यानी जो प्रश्न पत्र है वो आपको 3.25 घंटे में हल करना होगा। 15 मिनट आपके लिए अलग से दिया गया है, यानी 3.25 घंटे का है। पहला है सही विकल्प, आपको ये लिखा है कि सही उत्तर चुन करके भरिए। इसमें आपको टिक लगाने होंगे, यानी अपनी आंसर शीट पे। यानी क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन है, का खा गा घा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में आपके पास लघुत्तरीय क्वेश्चन है, दूसरा अति लघुत्तरीय है, कायिक परिवर्धन खा गा, ये बता दिया गया है। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये तीसरा क्वेश्चन है। फिर चौथे क्वेश्चन में 4 भाग है, 5वें में भी 4 है, ऐसे 6ठे में भी, ऐसे 7वें में भी। इस तरह से 5-5 नंबर के आएंगे आपके। तो इतने नंबर आपके, कुल 9 नंबर आपको करने होंगे। ठीक है, तो अब आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुन करके भरिए। तो मनुष्य का लिंग निर्धारण कौन करता है? जी हाँ, ये आपको बताना है कि लिंग निर्धारण में कौन भूमिका निभाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन आपके निम्न प्रकार के हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, ये मनुष्य में लिंग निर्धारण माँ के गुणसूत्र द्वारा होता है, लिंग गुणसूत्र द्वारा, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, या अंडाणु की माप से होता है, या शुक्राणु के माप से होता है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मनुष्य में लिंग निर्धारण, यानी जो लड़की और लड़का जो बनता है घर में, वो किसके द्वारा बनता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से या पिता के लिंग गुणसूत्र से? तो आपको ध्यान में रखना है कि पिता का गुणसूत्र XY होता है और माता का XX होता है। तो जो लिंग निर्धारण का कार्य करता है वह पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, यानी माँ का कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही है? ये दूसरा सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है एंटी सीरम में होते हैं। तो एंटी सीरम में क्या होते हैं? ये खा खंड है आपका। एंटी सीरम में क्या होता है? तो एंटी सीरम में होता है एंटीबॉडी। ठीक है, ये तीसरा सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, ये गा खंड है, टाइफाइड की जांच किए जाने वाले परीक्षण का क्या नाम है? जैसे जब टाइफाइड की पुष्टि किस, कहने का मतलब है कि टाइफाइड की पुष्टि किस जांच से होती है? तो एलाइजा टेस्ट, PCR, ये बिडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड किससे किया जाता है? बिडाल टेस्ट से किया जाता है, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। और घा खंड है आपका, देखिए घा खंड है कि शब्द क्लोन को लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है कि संतति में जनक के DNA की हूबहू प्रति नहीं होती है। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो क्वेश्चन आपके हैं कौन? विकल्पीय वाले। तो ये चारों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब आपको ले चलते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आप अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, ये है आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आ गया। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक परिवर्धन की 4 संरचनाओं के नाम लिखे जो संतति उत्पन्न करने में समर्थ होती है। दूसरा है खा खंड है, अलैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न की क्लोन क्यों कहा जाता है। तीसरा कह रहा है गा खंड में आर्तव चक्र क्या है, वृषण के 2 प्रमुख कार्य बताइए। और अंगा खंड है, क्या आप मानव द्वारा बनाई गई फसल के बारे में जानते हैं, इसका विकास कैसे हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन, ये का खा गा घा अंगा, एक नंबर के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो दूसरे के 5 क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये उसके आंसर आपके इस तरह से हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए पहले में कहला कायिक प्रवर्धन की 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए दूसरे के का उत्तर हो गया ये कंद, प्रकंद, घनकंद, भूस्तारी, भू परिभूस्तारी, पर्णकलिकाएं आदि। का हो गया। खा खंड में कह रहा है, खा खंड का उत्तर है लैंगिक जनन द्वारा संतत उत्पन्न संतत आकारिकीय एवं अनुवांशिकीय रूप से समान होती है, अतः उनको क्लोन कहा जा सकता है या कहा जाता है। गा खंड में स्त्री के अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को आर्तो चक्र या माहवारी कहते हैं, और ये माहवारी 28 दिनों के अंतराल पर होता है और ये हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। घा खंड वृषण के कार्य बताइए। तो देखिए वृषण के कार्य, ये वृषण के निम्न कार्य, पहला कार्य है देखिए कि वृषण में जनन कोशिकाओं में शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा है वृषण की सर्टोली कोशिकाएं शुक्र जनन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं को पोषण करती हैं। तीसरा, वृषण की अंतराली कोशिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये हुआ वृषण के कार्य। और अंगा खंड का उत्तर है आपका, ये कह रहा है कि फसल के बारे में। तो ट्रेटिकल मानवजन्य फसल है, इसे ट्रेटिकम एस्टाइबम यानी गेहूँ तथा सिकल सिरेल या अंतः प्रजातियाँ संकरण द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये दूसरे के 5 क्वेश्चन के एक एक आंसर आपके हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी क्या है। ठीक है, ये तीसरा का खा गा घा अंगा 5 क्वेश्चन इसके भी हैं। ये पांचों क्वेश्चन के आपको आंसर देना होगा। पहला है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है। खा खंड है जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। गा खंड है प्रदूषण करने में कीटनाशक पदार्थों की भूमिका का वर्णन कीजिए, और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 4 के नाम लिखिए। तो ये तीसरे का खा गा घा देखिए अब क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरे का। अब तो ये देखिए ये तीसरे का आ गया कि जब 2 जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए अणु तैयार किया जाता है, तब प्रक्रिया में प्रयोग की गई तकनीक को क्या कहते हैं। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहते हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। खा खंड है आपका कि जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक निम्न हैं। अनुवांशिक विविधता, जाति विविधता, ये विविध लिखा है, विविधता होना चाहिए, और पारिस्थितिक विविधता। ठीक है, ये तीनों हो गए आपके। गा खंड का उत्तर है कि विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक, पीड़कनाशक रसायन मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। इससे विभिन्न पदार्थों का अपघटन रुक जाता है और मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है। और अगला है गा का है मुकुलन किसे कहते हैं। मुकुलन देखिए इस प्रकार का विभाजन ईस्ट के कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं तथा केंद्रीय सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 2 भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये केंद्र विभाजन होता है। ठीक है, ये समझ में बात। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है वंशागत तथा अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथे का खंड पूछ रहा है। खा है पादपों की जात की विविधता 22%, जंतुओं में 72%। अपेक्षा कम है।
कारण सही बताइए। फिर तीसरा कह रहा है सक्रिय प्रद्रव्य प्रमुख संगठक कौन से होते हैं। फिर घा खंड हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से किया गया तो उनकी संतानों में इस रोग से वंशागत का रेखाचित्र बताना है। और इसमें देखिए पाँचवें में डीएनए आरएनए में अंतर, उत्पादक उपभोक्ता में अंतर, अनुवादनकरण क्या है, पारितंत्र सेवा के अंतर्गत बाढ़ व भू अपर्दन क्या है, ये चीज़ आपको बताने हैं। तो देखिए एक एक करके आंसर आप देखें। ये देखिए पहले चार का देखिए, ये आ गया आपके स्क्रीन पर। अनुवांशिक लक्षणों के जनकों से अनुवांशिक लक्षणों के देखिए, इसको लाइन टू लाइन आपको लिखना होगा, क्योंकि जब तक आप लाइन टू लाइन लिखेंगे नहीं आपको सही आंसर मिले, मतलब जो आपका इसके बदले अंक है वो मिलेगा नहीं। अनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचाने को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी क्या है वंशागति का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। क्लियर। अब दूसरा है अनुकूलन। प्राणियों में अनुकूलन की क्षमता पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। प्राणियों में प्रचलन का यह गुण पाया जाता है। इसके फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियां होने पर ये स्थान परिवर्तित करके स्वयं को बचाए रखते हैं। ठीक है। इसके विपरीत पौधे स्थिर होते हैं, उन्हें विपरीत परिस्थितियों का अधिक सामना करना नहीं पड़ता। प्राणियों में वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है। प्राणी तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के फलस्वरूप वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाता है। इन कारणों के फलस्वरूप किसी भी पारतंत्र में प्राणियों में पौधों की तुलना अधिक जैव विविधता होती है। क्लियर। ग खंड का उत्तर देखिए। शुक्रवाहक अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय, पुरास्थ ग्रंथियां तथा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों के स्राव शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखने तथा इन्हें परिपक्व बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है। ये सामूहिक रूप से सक्रिय प्रद्रव्य कहते हैं। शुक्राणु तथा सक्रिय प्रद्रव्य मिलकर के वीर्य बनाते हैं और सक्रिय प्रद्रव्य में मुख्यतः फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम होते हैं। अगला करा कि ये देखिए हीमोफीलिया से है। यदि हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह होता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य तथा पुत्रियां सब रोगवाहक होंगी। ठीक है। तो ये तो आपका हीमोफीलिया से संबंधित था। अब पाँचवें का उत्तर आप देखेंगे, ये डीएनए और आरएनए में अंतर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अंतर आपको याद रखना होगा। डीएनए आरएनए में देखिए, एक डीएनए में पहला इसके अणु 2 पॉलीसेकेराइड श्रृंखलाओं का बना श्रेणी सदृश होता है। इसके अणु में केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। दूसरा, इसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, डीएनए में केंद्रक पाया जाता है या केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है और इसमें आरएनए या केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। चौथा पॉइंट, इसके अणु में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन नाइट्रोजनी बेस पदार्थ होते हैं। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन नाइट्रोजनी बेस पदार्थ होते हैं। फिर अगला देखिए, पांचवा पॉइंट, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियंत्रित एवं नियमन करती हैं। और आरएनए ये अनुवांशिक सूचना वाहक का कार्य करती है तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला पॉइंट है, डीएनए अपने ही समान डीएनए तथा आरएनए का निर्माण करती है। छठा पॉइंट है, और इसमें आरएनए में ये गुण मतलब अपने का ये गुण नहीं होता है। और अगला है, डीएनए अस्थायी है और आरएनए अस्थायी नहीं है। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया डीएनए और आरएनए में अंतर। अगला है उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर। देखिए उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है ये आपको देखना होगा।
उत्पादक और उपभोक्ता। और नंबर 1, उत्पादकों में पर्णहरिम होता है, इस कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। देखिए, जिसके पास भी पर्णहरिम पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। उपभोक्ता क्या है कि इसमें उपभोक्ता में पर्णहरिम नहीं होते हैं, इस कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाता है और ये स्वपोषी पर निर्भर रहता है। दूसरा है, इसके द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को स्थितिज में बदल सकता है, स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है। और उपभोक्ता में है, ये पौधों द्वारा निर्मित वस्तुओं को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। और तीसरा पॉइंट है कि उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता प्रथम द्वितीय तृतीयक श्रेणी के होते हैं, इन्हें जैसे जंतु उपभोक्ता है। अगला है अनुवादकरण। अनुवादकरण क्या है? अनुवादकरण देखिए, संदेशवाहक आरएनए अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए तीनों प्रकार के आरएनए अणु भाग लेते हैं। अनुवादकरण की क्रिया राइबोसोम पर होती है। संदेशवाहक आरएनए अणु पर उपस्थित 3 क्षारकों के क्रम अनुवांशिक कोड है। अनुवांशिक कोड पॉलीसेकेराइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के क्रम में निर्धारित करता है। स्थानांतरण आरएनए विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव में एमआरएनए पर पहुंचाता है। ठीक है। ये टीआरएनए पर प्रारंभन कोडान AUC तथा एमआरएनए पर समापन कोडान UAA तथा UAG और UGA होता है। समापन कोडान के कारण नया अमीनो अम्ल श्रृंखला में नहीं जुड़ता है। अगला देखिए, पायरतंत्र को संरक्षित कर बाढ़, सूखा, भू अपरदन जैसे समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। वृक्षों की जड़ें मृदा कणों को जकड़े रहती है, जिससे क्या होता है? जिससे जल तथा वायु प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होते हैं। वृक्षों के कटान से यह अवरोध समाप्त हो जाता है। मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत तीव्र वायु या वर्षा के जल के साथ बहकर नष्ट हो जाती है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। पहाड़ों में जल ग्रहण क्षेत्रों के वृक्षों को काटने से मैदानी क्षेत्र बढ़ जाती है और अधिक गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। बाढ़ समस्या के समय नदियों का पानी किनारों से तेजी से गति से टकराता है, जिससे ये कटता रहता है। ठीक है। ये तो इसको आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये कि एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए अस्पष्ट एक साफ सुथरी नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा कह रहा है, पुरुष के सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों का प्रमुख कार्य बताइए। समाचार पत्रों, लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों के विकास संबंधी एवं नए जीवांश पर मतभेदों की जानकारी दीजिए। और घ खंड है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपयोग में रूप में सुझाएंगे। 7वां क्वेश्चन, निषेचन क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को आपको पहले देख लेना है, तब उसके बाद में आंसर देना होगा। निषेचन की क्रिया क्या है? मनुष्य में निषेचन से होने वाले क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायन उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जाता है। यह किस प्रकार संपन्न होता है, व्याख्या कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन आ गया कि एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के विवरण को दिखाते हुए स्पष्ट एक साफ सुथरा चित्र बनाना है। तो देखिए, ये आपका साफ सुथरा चित्र बन गया। ये प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड का चित्र है। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना होगा। अगला क्वेश्चन, खा का उत्तर है,
पुरुष की सहायक नलिकाओं के प्रमुख कार्य। तो प्रमुख कार्य देखिए क्या है सहायक नलिकाओं के। पहला है ये वृषण से शुक्राणु को मूत्रमार्ग द्वारा बाहर लाती हैं। दूसरा पॉइंट है ये शुक्राणु का संग्रह करती हैं। पुरुष में सहायक ग्रंथियों के प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला है पृष्ठ द्रव का स्राव करना जो शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। दूसरा काउपर ग्रंथि चिपचिपा तरल स्रावित करता है जो यौन को चिकना बनाता है। और तीसरा है नर हार्मोन्स उत्पन्न करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म। तो जीवाश्म चट्टानों से प्राप्त आदिकालीन जीवधारियों के अवशेष या चिन्ह होते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म विज्ञान में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व के जीवधारियों के अवशेष का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वैज्ञानिकों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किस काल में किस प्रकार के जीवधारी पृथ्वी पर उपस्थित रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संक्रामक रोगों के विरुद्ध हम निम्नलिखित जन स्वास्थ्य उपायों का सुझाएंगे। नंबर 1 अपशिष्ट एवं उत्सर्जी पदार्थों का समुचित निपटान करके यानी निपटान होना। दूसरा संक्रमित व्यक्ति व उसके सामान से दूर रहना। तीसरा नाली नलियों के कीटनाशकों का छिड़काव करना। चौथे आवासीय स्थलों के निकट जल ठहराव को रोकना। और चौथा हो गया 5वां संक्रामक रोगों की रोकथाम है तो बृहद स्तर पर टीकाकरण। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए। अगला है निषेचन क्रिया किसे कहते हैं। तो निषेचन क्रिया मनुष्य के जीवन चक्र में प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास होता है। यह भ्रूणीय विकास माता के कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। मनुष्य के भ्रूणीय विकास का प्रारंभन निषेचन से होता है। अब मनुष्य में निषेचन फलोफेन नलिका में होता है। इस प्रक्रिया में फलोफेन नलिका में मैथुन के समय पुरुष द्वारा छोड़े गए वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं में से अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है और एक द्विगुणित रचना युग्मज बनता है। समेकन की इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया में मादा युग्मक या अंडाणु संपूर्ण रूप से किंतु नर युग्मक अर्थात शुक्राणु केवल केंद्रक ही भाग लेता है। मैथुन से निषेचन तक की वास्तविक क्रिया अग्रलिखित है। यहाँ पर देखिए तो शुक्राणु का अंडाणु की ओर पहुँचना ये होता है। फिर आपको समूहन की प्रक्रिया देखना होगा, फिर संधारण, फिर अगला है शुक्राणु द्वारा अंडाणु का भेदन, इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसको आपको लिख लेना होगा ये। फिर अगला है अंडाणु की सक्रियण, फिर ये आपको चित्र बना करके दिखाना होगा शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्र का संलयन। ये चित्र बड़ा ही उपयोगी है ये। ठीक है, अगला है अंडाणु के अंदर ये जैव उर्वरक पर सूक्ष्म उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, ये भी देखना होगा। अथवा कह रहा है जैव नियंत्रण पर आपको टिप्पणी लिखना है। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, ये सब ये साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। जैसे अनाबिना अनाज टाक धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है। फिर है पीड़क और रोगों का जैव नियंत्रण। ठीक है, ये है आपका
अब 8वां और 9वां क्वेश्चन इस तरह से, पृथ्वी ऊष्मायन पर टिप्पणी लिखना या वैश्विक तूफान या वायुमंडलीय ऊष्मायन के कारण तथा उसे कम करने वाले उपाय, अथवा पारिस्थितिकी तंत्र में मानव की भूमिका शीर्ष पर टिप्पणी लिखना है। और 9वां क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है या अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड्स क्या हैं। अनुवांशिक कोड में पाए जाने वाले एक समारंभन और समापन कोडान को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो पृथ्वी ऊष्मायन देखिए ये है, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव ही पृथ्वी ऊष्मायन के कारण है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्रकाशीय ऊर्जा को ही गैसीय क्षोभमंडल में आने वाले कोई बाधा नहीं डालती, किंतु ऊष्मा के रूप में जब यह ऊर्जा वापस विकृत होती है तो उसके कुछ भाग को वायुमंडल में ही रोके रखती है, अथवा ये ऊष्मारोधी जैसे पृथ्वी से विस्तरित होकर आई ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है और पुनः धरातल को वापस कर देती है। इस प्रक्रिया को वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो जाती है। विगत कुछ वर्षों में मानवीय क्रियाकलापों के कारण इन ऊष्मारोधी गैसों का मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है। ठीक है, ये अगला है ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव। ये ठीक है, इसको आपको देखना होगा। और लिंग निर्धारण का ये क्वेश्चन आ गया। इस सिद्धांत में समजात गुणसूत्र आपके 22 जोड़े ऑटोसोमल्स हैं और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये इसका ये देखिए संपूर्ण रूप से दिखा गया, XX2A फीमेल 2A XY मेल में दिखाया गया है कौन सा कैसे बनेगा। मानव में लिंग निर्धारण अनुवांशिक यानी कोड क्या है ये। ठीक है, इसको आपको देखना होगा। ये श्रृंखला का समारंभन और समापन कोडान करने वाले कोडान आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपका ये बायोलॉजी का पेपर आपका संपूर्ण ख़त्म हुआ है। इस तरह से आप अपनी मतलब आप इसको पढ़ करके अपना इसको रिपीट करते रहें और लिखने की क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि जो भी चीज़ आप देखें उसको आप लिखें और याद करें फिर लिखें। ठीक है, जिससे कि आपका अभ्यास बना रहे और जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आंसर देने की कोशिश करें। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।